में देखा था, क्या देखा था? क्लॉक ऑर्गन के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। क्लॉक ऑर्गन के विषय में पढ़ रहे थे। तो क्लॉक ऑर्गन हम लोग जो है लंग से स्टार्ट करते हैं। तो लंग जो है किस एलिमेंट से चालू होता है? मेटल से। लंग जो होता है मेटल से चालू होता है। और 1 नंबर पे मेटल, दूसरे नंबर पे अर्थ, तीसरे नंबर पे अपना वाटर, फायर, चौथे पे वाटर, फिर पांचवें पे फायर, फिर छठे पे वुड। इसी सीरियल नंबर से हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अभी हम लंग लिखे या लाई लिखे या लार्ज इंटेस्टाइन लिखे। अब इसके बाद जो है अपना दूसरा आ गया स्टमक और स्प्लीन। और फिर फायर पे क्या आया? HT और स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद फिर चौथे पे आया UV और किडनी। मैं लिखे पहले फिर पांचवें पे आया पेरिकार्डियम और SJ। फिर छठे पे आया गॉल ब्लैडर GB और लीवर। उस समय हम लोगों ने चर्चा जब किया था तो हम लोगों ने देखा था इन के बाजू में इन, फिर यांग के बाजू में फिर यांग, फिर इन के बाजू में फिर इन, फिर यांग के बाजू में फिर यांग। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा था। क्लियर? अभी इसमें देखिए लंग जो है ये अपना इन है, ध्यान दीजिएगा। लंग से स्टार्ट हुआ, ये लंग इन है, LI क्या है? यांग। अब देखिए LI यांग, फिर यांग, ST यांग आया। फिर यहाँ पे SP जो है SP इन है, इन की बाजू में इन HT आया। फिर SI यांग है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके सब UV ब्लैडर यांग। फिर यहाँ पे KD इन आया, किडनी। फिर इसके बाद पेरिकार्डियम इन आया। फिर यहाँ पे SJ यांग आया। फिर गॉल ब्लैडर यांग आया। फिर इन आया लीवर। फिर इन जो है लंग आ गया। फिर वही आया ना, इन के बाजू में इन और यांग के बाजू में यांग। क्लियर हो गया? ऐसे ही सीरियल नंबर से रहेगा। तो हम लोगों ने देखा था नंबर इसके जो है एनर्जी फ्लो के पॉइंट, हर एक मेरिडियन के एनर्जी फ्लो के पॉइंट होते हैं। हर एक मेरिडियन के फ्लो के लिए एनर्जी पॉइंट होते हैं मेरिडियन पे। तो वो एनर्जी पॉइंट कितने हैं? जैसे LI है, लंग है, लंग मेरिडियन में कितने पॉइंट हैं? कितने पॉइंट हैं? तो टोटल पॉइंट्स लंग में है 11, हम लोगों ने देखा था 11। लार्ज इंटेस्टाइन में है 20। इसके बाद स्टमक में है 45। इसके बाद स्प्लीन में है 19, 21। स्प्लीन में है 21। ST में है 9। ST का मतलब हार्ट का 9 पॉइंट है। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन 19। यूरिन ब्लैडर UV 67, इसमें 67 पॉइंट है। सबसे ज्यादा पॉइंट इसी मेरिडियन में है, UV मेरिडियन में सबसे ज्यादा पॉइंट है। किडनी 27, इसमें 27 पॉइंट है। और PC पेरिकार्डियम मेरिडियन में 9 पॉइंट है। इसके बाद SJ में 23 पॉइंट है। SJ का मतलब संजिया या ट्रिपल वार्मर या संजिया। SJ में जो है 23 पॉइंट है। इसके बाद GB गॉल ब्लैडर मेरिडियन GB 44, इसमें 44 पॉइंट है। GB 44। अपना गॉल ब्लैडर में 44 पॉइंट है, 44 पॉइंट है। और लीवर में 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट। हम लोगों ने देखा 11 लंग के, लार्ज इंटेस्टाइन के
20 और स्टमक के 45, स्प्लीन के 21 और एचटी के हार्ट के 9 और स्मॉल इंटेस्टाइन के 19 और यूरिन ब्लैडर के 67, किडनी के 27 और पेरिकार्डियम के 9 और एस जे संजियाओं के 23 और गॉल ब्लैडर मेरिडियन के 44 और लीवर के जो होते हैं वो 14 पॉइंट होते हैं। क्लियर? सब पॉइंट सबको याद रहेगा तो क्लियर समझ में आएगा हमको। अब यही जान लीजिए, अगर पॉइंट हमको याद है कौन सा मेरिडियन कहाँ से चालू होता है। जैसे लंग मेरिडियन जो होता है अपना फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल और 6 टू यहाँ से मिड लाइन से लेटरल, मिड लाइन से लेटरल साइड में, मिड लाइन बीच में आता है, लेटरल जो होता है ऐसे साइड में जाता है लेटरल। तो 6 चून लेटरल कहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल के बीच में, दोनों रिब के बीच में। तो 6 चून, तो वहां से जो पॉइंट चालू होता है L1 चालू होता है। कौन चालू होता है? L1। अब यहाँ से L1 चालू होके वो इसी यहाँ से आते आते LU11 कहाँ पे आ जाता है? यहाँ फिंगर टिप्स पे आ जाता है, थंब लास्ट। ठीक है ना? LU11 यहाँ लास्ट हो जाता है। हम लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी की फ्लो होती है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो ऊपर से नीचे की एनर्जी होती है, फ्लो की एनर्जी होती है, फ्लोइंग एनर्जी ऊपर से जो नीचे आती है उसको यांग एनर्जी बोलते हैं। और नीचे से ऊपर जो फ्लो करती एनर्जी जाती है वो इन एनर्जी बोली जाती है। जैसे अभी लंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर। ये इन एनर्जी हो गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन 1 यहाँ से चालू होता है, बराबर, इंडेक्स फिंगर से, और फिर ये आके हेड पे समाप्त होता है, बराबर, ये हेड पे आता है। तो चेस्ट से ये जो है मतलब फिंगर टिप्स पे जाएगा और फिंगर टिप से हेड पे आएगा, फिर हेड पे से फिर वो नीचे जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? बराबर। अब ये जो है कहाँ आएगा? हेड पे आएगा। अब दूसरा जो जाएगा इन एनर्जी, अरे वो स्टमक जो यांग एनर्जी वो नीचे जाएगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ। फिर वहाँ से जो आएगा वो चेस्ट तक आएगा, फिर चेस्ट से फिर हाथ पे, बराबर, ऐसे ही जो है एनर्जी चालू रहती है। क्लियर हो गया? यस सर। अभी के लिए ये अपना जो है लंग मेरिडियन का जो शुरुआत है हमारा LU11 कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ थंब पे खत्म हो रहा है। ये नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना अपने। हाँ। ठीक है ना? हाँ। इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हर एनर्जी के 2-2 घंटे टाइमिंग दिए गए क्लॉक ऑर्गन के हिसाब से कि उस क्लॉक ऑर्गन में उस टाइम को उस मेरिडियन में या उस ऑर्गन में ट्रीटमेंट करने के लिए उस बहुत प्रभावशाली क्या बोल लाभ मिलता है। एक्टिव रहते उसमें हैं, वो एक्टिव होता है, वो ऑर्गन मतलब वो मेरिडियन उस समय 2 घंटे में ज्यादा एक्टिव होता है, तो उसमें जो है ट्रीटमेंट देना बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे लंग का टाइमिंग जो है सुबह मॉर्निंग में 3 से 5, 3 AM to 5 AM। ध्यान दीजिए। अब सब जितने मेरिडियन है इसमें 2-2 घंटे, सब में जितने ऑर्गन है सब में 2-2 घंटे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है? अब इसका जो है LI का क्या हुआ? 5 AM to 7 AM, 7 AM। इसका 7 AM to 9 AM। ESP का स्मॉल इंटेस्टाइन का 9 AM to 11 AM। अब यहीं से थोड़ा सा ध्यान देना, हार्ट का जो है 11 AM to 1 PM। 12 बजे के बाद PM लग गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 PM to अपना 3 PM
यूबी का 3 PM टू यूबी का 3 PM टू 5 PM, किडनी का 5 PM टू 7 PM, पेरिकार्डियम का 7 PM टू 9 PM, एसजे का 9 PM टू 11 PM और जीबी का 11 PM टू 1 AM 1 AM 1 AM और लीवर का 1 AM टू 1 AM to 3 AM टू 3 AM 3 AM AM और लंग का 3 AM टू 5 AM। ये सर्कल वैसे ही घूमने लगा, ठीक है। क्लॉक आर्गन जब ऐसे घूमेगा फिर वही चालू हो जाएगा उसका 2-2 घंटा। जैसे लास्ट में लीवर आया तो लीवर का 1 AM टू 3 AM, 3 AM तो फिर हमको लंग पे आना हुआ तो फिर लंग का 3 AM टू 5 5 AM, लार्ज इंटेस्टाइन का 5 AM टू 7 AM, फिर वैसे ही चालू हो जाएगा। अब लंग संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, लंग मेरिडियन संबंधित, तो इसका जो 3 AM से 5 AM का टाइमिंग है, अगर उस समय ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा पेशेंट के साथ। लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसके हिसाब से कब तक जागेंगे, कब तक क्लिनिक खोलेंगे, नहीं सही बात ठीक है ना। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर घड़ी की क्लॉक आर्गन के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो आराम नहीं करता, आराम करता है। लेकिन इस समय जो इसका क्लॉक आर्गन के हिसाब से उसमें काफी मतलब उसके ऊर्जा के स्रोत खुले रहते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता है। इतना समझ में आ गया। अब इसको समझने के लिए जैसे अभी डायरेक्ट पूछ दिया कि किडनी का टाइमिंग बताइए, किडनी का टाइमिंग बताइए, तो सीरियल नंबर से आप लिखने तो जाएंगे नहीं, हमको थोड़ा सा समय मिला है तो हम एक तरफ से समय 20 मिनट हम इसमें बिताने वाले तो है नहीं। तो इसका भी तरीका बता देता हूँ कि केवल किडनी का अगर टाइमिंग पूछ रहा है तो हम कैसे बताएंगे। इसका पूछ रहा है किडनी को छोड़ दो, एक आर्गन 2 3 4 5 6 7, कितना होगा 7 ना, 7 के 2-2 घंटे, 7 गुना 14 में लंग वाली टाइम कब से है 3, जोड़ दीजिए 14 3 17 में से 12 घंटे वाली अपना चल रहा है, 12 घटा दीजिए कितना गया 3, 17 में से 12 घटा दिए कितना हो गया 5 की टाइमिंग क्या आ गई 5 क्या PM क्लियर हो गया ना 5 PM। अब इसको भी अपने को कैसे जोड़ना है 1 2 3 4 1 2 3 2 आर्गन सब में है तो 2 4 6 और इसमें किडनी का बताना है, ठीक ना। अब किडनी का चौथे में है तो 1 2 3 4 तो 2 2 4 6 दूना 12 12 3 15 15 12 3 15 नहीं और छोड़ रहे हैं इसका। अच्छा हाँ, यूबी एक पेरिकार्डियम यूबी नहीं यूबी का यूबी यूबी को लेंगे तब यूबी के लेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया 7 गुना 14 हाँ। 14 3 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो अपना किडनी का टाइमिंग 5 आ जाएगा 5 PM टू 7 PM। ये सब समझ में आयल कि ना आएगा ना। एक बार और बताओ। अच्छा 1 मिनट, जैसे देखिए AM और PM कैसे आ रहा है, अभी कंफ्यूजन हो गया हाँ। हमको PM कैसे आया। जैसे अभी मान लीजिए कि हमको ESP का टाइमिंग निकालना है, ESP के आगे कितने मेरिडियन है 3 1 2 3 दूना 6 में 3 जोड़ दिए कितना हो गया 9 तो 9 बजे की टाइमिंग 9 AM हो गया, बराबर 9 AM तो इसका 9 AM आ गया ना ESP का। AM 12 बजे के बाद जब जाता है तो PM लग जाता है।
तो 12 बजे के बाद वाले में तो हम पूरा टोटल जोड़ के उसमें 12 घटाएंगे। जब वो 12 घटाएंगे तो पीएम की टाइमिंग रहेगी, बराबर। जिसमें से हम 12 माइनस करते हैं तो पीएम की टाइमिंग होती है। जब देखिए अभी जैसे मेरे को हार्ट का टाइमिंग बताना है, हार्ट का टाइमिंग, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 दूना 8 3 11 बजे हार्ट का टाइमिंग है। तो कुछ करना ही नहीं कुछ है। करना नहीं है। अब जैसे हमको कुछ करना है एसआई में जैसे करना है। हाँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 दूना 10 10 में लंग का टाइम 3 जोड़े 13 क्या है 13 बजना जो है मतलब एम 24 घंटे के घड़ी के हिसाब से 13 आया। हाँ। तो हमको 12 के हिसाब से निकालना है। हाँ। तो 12 उसमें से जब निकालेंगे तो 1 होगा। तो 1 जो होगा वो पीएम होगा। 13 बजना क्या है 1 पीएम आएगा ना। हाँ। इतना क्लियर हो गया। पीएम कैसे 13 बजना पीएम है 1 आया ना। अभी हम कहें कि 13 बज रहा है तो आप समझेंगे नहीं 1 बज रहा है बराबर। अगर हम बोलेंगे 14 बज रहा है तो 2 बज रहा है ना पीएम ही होगा रात का ना। तो बजेगा नहीं, वो बजेगा दोपहर वाला ही। अगर हम 14 कहेंगे तो 14 से 12 घटा दीजिए 2 बजे का टाइमिंग पीएम का आ गया। बराबर। एक ताली होनी चाहिए भाई जनार्दन भाई की। क्लियर हो गया एकदम। ताली। ठीक है ना सर। हाँ। अब देखिए ये हम किस लिए बता रहे हैं कि अगर कहीं से जैसे मान लिया कि लीवर का टाइम यहाँ पे ESJ का टाइम पूछ रहा है। ESJ का टाइम पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18 में हम 3 जोड़ देंगे लंग का टाइम। हाँ। कितना हो गया 21 में से 12 घटा दिए कितना बचा 9 बजे की टाइमिंग जो है 9 पीएम जो है ESJ का टाइमिंग आ गया। कितना क्लियर है। बहुत क्लियर है। मतलब हमको एक तरफ से सीरियल नंबर नहीं देखना है, पूरा गिन लो कितना हुआ तुरंत 3 जोड़ो फटाक से उसमें 12 घटा दो और ए आ गया। और AM वाला तो कोई जोड़ना ही नहीं है। AM वाला तो AM वाला जो है माइनस करना ही नहीं है, केवल जोड़ के वो ऐसे लिखते जाना है। 12 के ऊपर जाए तो 12 के ऊपर जाएगा ना। हम 12 क्यों माइनस कर रहे हैं हम इसलिए माइनस कर रहे हैं हमको पीएम वाले में लाना है। ठीक है ना। 12 बजे वाले टाइम में लाना है, इसके लिए मैं 12 उसमें से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है ना। हम जो कर रहे हैं 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से नहीं 12 बजे के हिसाब से समझेंगे तो उसमें 12 माइनस करेंगे 12 माइनस करेंगे। इतना क्लियर हो गया सर। बहुत क्लियर। अब अगर अजय बहुत सही सर रामचंद्र सर समझ में आ गया ना सर। क्लियर हो गया एकदम ना। इसके बाद हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया, जिसको नोट करना है कर लीजिए। इसके बाद कर लिया सबमिटा दिया हो गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों का एक क्लॉक आर्गन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हर एक ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है। ट्रीटमेंट करने का प्रोटोकॉल जैसे कोई अपने अपने पैच में बहुत सारे डायग्नोसिस करके एक साथ में बहुत सारे मेडिसिन मिलाता है। बीमारी एक रहती है तो 4-4 5-5 दवाई मिला के देते हैं। तो ऐसे ही अपने जो है ट्रीटमेंट में भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो इस प्रोटोकॉल को पढ़ने के लिए पहले हम लोग ये शब्द को समझेंगे। ये हमने क्या लिखा TADI क्या हो गया टाडी। ये शब्द केवल देखिए, इससे इतना बढ़िया चीज आप लोगों को समझ में आएगा कि यही प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट करने का है। इसी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हेलो, हाँ भाई अभी मीटिंग में हूँ और फोन कर रहा हूँ, लेक्चर चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा टाडी TADI। टी किस लिए है, ए का प्रयोग और डी का और आई का। तो टी से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेलिंग देख लेना।
ट्राइंकोलाइजर। ट्राइंकोलाइजर देख लीजिए उसको। चल पहला जो है ट्राइंकोलाइजर है। ठीक है। ट्राइंकुलाइजर देने के लिए जिस पॉइंट को हम यूज करते हैं उस पॉइंट का नाम है DU20 या GB20 या दोनों सेम है, DU20 या GB20। हम लोगों ने देखा है कि एलोपैथ जो डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उनको ट्राइंकुलाइजर दवा देते हैं। ट्राइंकुलाइजर का मतलब एकदम उनको शांत कर देंगे, दवा एकदम शांत। कभी कभी ट्राइंकुलाइजर में ये भी आता है जैसे नशा करते हैं, शराब हीरोइन वगैरह ये सब नशा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को कुछ बॉडी में पेन आता है, 4 घंटे के बाद अपने आप पेन खत्म हो जाता है। अगर पेशेंट ट्राइंकुलाइजर ले लिया या शराब पी लिया तो 4 घंटे तक वो जो है शराब के नशे में रहेगा। जब शराब का नशा खत्म होगा तो बोलता है मैंने शराब पिया, मेरा दर्द खत्म हो गया, जबकि 4 घंटे बाद वो अपने आप खत्म होने वाला नहीं था। पीता तो भी खत्म हो जाता नहीं है। पीता तो भी 4 घंटे में खत्म होने वाला था, लेकिन उसने पिया तो उसको ऐसा लगा कि ट्राइंकुलाइजर लिया तो मेरा दर्द खत्म हो गया। तो 4 घंटा जो दर्द करता उसको 4 घंटा दर्द एहसास न हो, इसके लिए उसने नशा लिया। या ट्राइंकुलाइजर में जो मेडिसिन आती हैं जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं जो देते हैं, और कोई हेरोइन लेता है ट्राइंकुलाइजर के लिए देते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब के बहुत बड़े साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी के। और हमारा जो एक्यूपंक्चर का ट्राइंकुलाइजर है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पॉइंट अपना यहाँ पे पाया जाता है सर पे या मध्य पे, यहाँ पे इस चक्र पे। इसको DU20 बोलते हैं। अगर यहाँ थोड़े समय तक प्रेशर करके रखा जाए तो आदमी एकदम सेडेट होने लगता है, बहुत शांत महसूस करता है। ये पहला पॉइंट आराम करने के लिए, शांत करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम एक्यूप्रेशर या जो है वो करके इसका ट्रीटमेंट करके पहला पॉइंट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हर एक ट्रीटमेंट में ट्राइंकुलाइजर हम देते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया, DU20 प्रोटोकॉल का पहला पॉइंट। प्रोटोकॉल का जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में LI4 और EST44 नोट कर लीजिए। EST44 EST44 हो गया ना, EST यहाँ पे रहेगा EST44। तो ये जो है क्या है, एनाल्जेसिक पॉइंट है, एनाल्जेसिक पॉइंट है। एनाल्जेसिक का मतलब जानते हैं कि दर्द में किसी भी पेन में हम इनको यूज करते साथ में लेते चलेंगे। ये अपना प्रोटोकॉल है कि साथ में हम इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस पॉइंट से देखिए, जैसे बोला जाता है कि अगर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करने नहीं आ रहा है ये 5 एलिमेंट्स के जरिए, अगर क्लिनिकल तुरंत फास्ट ट्रीटमेंट अपने को करना है तो केवल डिजिटल पॉइंट से ही उसको आप आराम दिला सकते हो।
उतने से भी आपको एक्यूपंक्चरिस्ट लोग कहने लगेंगे कि नहीं सर ट्रीटमेंट करते हैं। ये बात जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है डिजिटल पॉइंट में मैं बता रहा हूँ, एक टाड़ी में 2 हो गया, टाइम क्लोजर और एनालिसिस। अब डी पे आया, अब आ गया डिजिटल पॉइंट। डिजिटल पॉइंट मेरे को तो फिगर बनाने नहीं आता, फिर भी मैं बना रहा हूँ केवल समझने के लिए। घुटना हो गया, केवल समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डिजिटल पॉइंट में ये देख रहे हैं, आगे की फेस पे एक यहां से लेके एक पूरे सामने के पूरे फेस पे, चाहे नोजल प्रॉब्लम हो, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, चाहे गले का अंदर थ्रोट का प्रॉब्लम हो, चाहे अपना जो है टंग्स का प्रॉब्लम हो, ये सामने से जितना है, एक्ने का प्रॉब्लम हो, एक्ने का प्रॉब्लम हो, अपना माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, सामने सर हेडेक हो, जितना तकलीफ आगे का ए भाग का है, यानी इतने भाग का सामने का, इसके ट्रीटमेंट के लिए ए एरिया इसको दी जाती है L4। आपको अगर चेहरे संबंधी कोई भी पेशेंट आ गया, बोल रहा है सर मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, या माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या टॉन्सिल दर्द कर रहा है, या टॉन्सिल बढ़ गया है, या चेहरे पे एक्ने है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, या जो है छाले हो गए हैं टंग पे, कुछ भी है सामने से, तो हम L4 का इस्तेमाल करेंगे। L4 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट करने के लिए। L4 बहुत बेस्ट पॉइंट है, जब भी देखेंगे हमेशा L4 ही दिखेगा, तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिए। L4 का पॉइंट जो होता है अपने हाथ में कहाँ पे होता है उसको भी देख लीजिए। अपने हाथ में L4 यहाँ पे होता है, उभरा हुआ भाग इंडेक्स फिंगर और थम्स के बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है। नहीं मैं क्या बोला, ये थम्स और इंडेक्स फिंगर के बीच में ये जो उभरा हुआ भाग होता है, हाँ जो उभरा हुआ भाग होगा सबसे ज़्यादा ऐसे पे करेंगे, सीधे एकदम सीधे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये उभरा हुआ जो भाग है यहाँ पे L4 होता है। L4 हाँ यहाँ पे निडलिंग की जाती है। वन चून डीप में निडल को हम डालते हैं। कभी कभी हम लोग निडलिंग जो करते हैं इस पे भी ध्यान दे दीजिएगा। मान लिया मैं बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर बोलते हैं, एकदम परपेंडिकुलर सीधा। तो इसमें मान लिया कि इसका पॉइंट यहाँ पे ए है, इसका पॉइंट यहाँ पे ए है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। अगर वन चून यहाँ तक आता है, यहाँ तक अगर हम वन चून का नीडल इसमें डालेंगे यहाँ तक आएगा, तभी जिस उद्देश्य से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसको जो है नीडलिंग कर रहा हूँ, तब उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं हाफ चून डाला तो हाफ चून आपका यहीं रुक गया,
यहाँ पहुंचा ही नहीं, कोई मतलब काहे का? कोई मतलब ही तो नहीं, ट्रीटमेंट नहीं होगा जब तक हम प्रॉपर इस स्थान पे हम उसको टच नहीं टच करें नहीं करेंगे। नीडल से। तो नीडल जो है परफेक्ट दिशा में जाना चाहिए। अगर मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट है, मैंने नीडल डाला, 1 चून का ही डाला और नीडल आके इधर आया, इस पे गया ही नहीं, तो अपने को फायदा कहाँ से होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो हमको अगर 1 चून की जरूरत है तो 1 चून, हाफ चून की जरूरत है तो हाफ चून, जहाँ पे जैसा रहेगा वहाँ पे उतना अपने को इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, वो नीडल जो होता है 1 चून का अलग, 1.5 चून का अलग और हाफ चून का अलग, ये सब नीडल आता है। मैं लेके आने वाला था और शायद मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड का समय दीजिए, मैं दिखा दूँगा। गाड़ी नेवादा दोनों समझ में देखिए, अभी एक नीडल मिला है, एकदम सही बता। एक बुलाई ताड़ी एक नीडल मिला है। अब एक नीडल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो नीडल होता है 1 चून का होता है, ये पूरा अंदर डाला जाता है, इतना अंदर जाएगा। ठीक है, कैसे जाता है मैं दिखाता हूँ। ये बोलना जाने दो। हाँ देखा था। बुढ़ाई अब तो दिखाओ नहीं कभी कैसे इलाज है। जैसे 1 चून इनको लगा रहा हूँ मैं LI4 पे। LI4 देख लीजिए कहाँ कैसे लगाते हैं, ऐसे करो सर, ऐसे। अब हमको यहाँ पे लगाना है, तो जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग जो यहाँ पे है, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का ये भाग उभरा हुआ भाग है, तो हम यहाँ पे पिक करेंगे। अभी पिक करने के बाद धीरे धीरे इसको हम लेके जाएंगे, बस ये 1 चून अंदर गया। ठीक है, मालूम हुआ डॉक्टर साहब? अभी इसको 15 मिनट ऐसे हम छोड़ देंगे। सर 15 वो 1 चून जाने के लिए अंदर ऊपर तक स्पेस रहता है? हाँ है तो तभी गया ना, वो सब निर्धारित है, कहाँ पे कितना स्पेस है, कहाँ पे कितना स्पेस है, वो सब पहले से निर्धारित है, तभी बताया गया है, उतना आप डालेंगे। लेकिन परफेक्ट पॉइंट पे जाना चाहिए। अगर परफेक्ट पॉइंट पे नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगी, कॉम्प्लिकेशन आएंगे फिर। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें कॉम्प्लिकेशन है, बराबर दिया गया है। हाँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ये हो गया डिजिटल डिजिटल पॉइंट का पहला पॉइंट जो है LI4। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है PC6। तीसरा पॉइंट जो होता है EST, अभी मैं समझा रहा हूँ, EST36। और चौथा पॉइंट जो होता है SP6। और पांचवा पॉइंट जो होता है LU9, LU7। और अगला जो पॉइंट होता है UB40। ये डिजिटल पॉइंट है। पहला डिजिटल पॉइंट जो है LI4, दूसरा डिजिटल पॉइंट PC6, तीसरा डिजिटल पॉइंट ST36 और चौथा जो है SP6 और पांचवा जो है LU7, छठवां जो है UB40। ये 6 डिजिटल पॉइंट है। अभी 6 के अपने अपने क्षेत्र हैं, एरिया है। ये हेड एरिया को ले लिया पूरा LI4। अभी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि सर मेरे चेस्ट में दर्द है, चाहे वो किसी चीज का दर्द हो, चाहे कफ एंड कोल्ड का दर्द हो, चाहे हार्ट का पेनिंग हो,
अभी तो हम कुछ जान नहीं रहे हैं किस चीज का पेन है, बराबर। वो चेस्ट में है। तो इसके संबंधित कोई भी पेन अगर होता है, चेस्ट संबंधित पेन अगर होता है, तो हम उसमें जो डिजिटल पॉइंट का प्रयोग करते हैं उसका नाम है PC6 यानी पेरिकार्डियम 6। अगर आप उनके एक ही पॉइंट लगा दिया तो भी उसको आराम होना है। और फिर आगे देखेंगे, अगला जो है ST36। अब देखिए ये तो अपना जो है चेस्ट है, चेस्ट के लिए अपना क्या यूज किए, PC6, ठीक है ना। अब यहाँ एब्डोमेन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ST36। एब्डोमेन संबंधित कोई तकलीफ है तो हम ST36 डिजिटल पॉइंट का प्रयोग करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। यस सर। पेट के लिए अपना जो है ST36। अभी जो है SP6 जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो नीचे के पार्ट होते हैं बेबी बोन के नीचे के पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये नीचे वाला पार्ट के लिए, तो इसके लिए जब हम जो प्रयोग करते हैं उसका नाम है SP6। आज आप लोग ये देख के डिजिटल पॉइंट के कहाँ पॉइंट है अपने बुक में देख लेना, तब कल एक बार अगले मीटिंग में फिर से हम रिवाइज कर देंगे, तब समझ में आएगा। बराबर। आप जब अपने से खोजेंगे तो एकदम बराबर आपको आ जाएगा। हम यहाँ बताएंगे तो आप भूल जाओगे, फिर जाके देखोगे ही नहीं। तो आज जाके अपने को देखना है कि आज मैंने डिजिटल पॉइंट पढ़ा तो LI4 कहाँ है, LI वाले में देखिए मेरिडियन में, और PC पेरिकार्डियम वाले मेरिडियन में PC6 कहाँ पे लोकेशन उसका है, वो लोकेशन देखिए। अपने को जितने सारे जितने 6 पॉइंट दिए गए हैं, इनके लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जाके आप पहला काम ये लोकेशन देखिएगा, ठीक है। तो अपना जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए SP6 का प्रयोग हमने किया। अब ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। अब एक ध्यान से सुनिएगा कि ये जो 4 पॉइंट हैं ये फ्रंट के लिए है, सामने के लिए। सामने की ट्रीटमेंट के लिए 4 पॉइंट LI4 का डिजिटल पॉइंट का, और 2 पॉइंट जो है LU7 और UB40। LU7 कहाँ ट्रीटमेंट करता है, पीछे बैक ऑफ हेड, बैक ऑफ जो है नेक, ये सब लेके ये थोरासिक जो है यहाँ से ये देख रहे हैं ना, हाँ। यहाँ से लेके पीछे का जितना भाग है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ये सब जो प्रॉब्लम होता है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह जो भी होता है, उसमें हम LU7 का प्रयोग करते हैं। LU7 डिजिटल पॉइंट का प्रयोग करते हैं। और लोअर बैक पेन से लेके अपना थाई नीचे लेटरल मेलियस तक कोई भी पेनिंग हो रही है, उसके लिए हम जिस पॉइंट का यूज करते हैं डिजिटल पॉइंट का, उसका नाम है UB40। UB40 जो होता है घुटने के एक बैक साइड में जस्ट यहाँ मध्य में होता है, ये मध्य में होता है, घुटने के मध्य में होता है UB40 डिजिटल पॉइंट। अगर बैक पेन वाला पेशेंट आ रहा है, क्लिनिक पे आ गए, अगर थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिखाना है, लिटा दीजिए पेट के बगल लिटाने के बाद अपने ये हाथ को इसमें डालिए, उसके पाँव को मोड़ दीजिए और इसको प्रेस करिए, यहाँ पे दबाइए। तो इसको जब प्रेस करेंगे तो UB40 को प्रेस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। 2-3 बार 5 बार ऐसे करते जाएंगे। एक बार दबाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रुक गया, हटा लिया, फिर दोबारा किया, ऐसे दोनों पाँव में कर देंगे तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा। और इसके बाद जो है उसका पेनिंग कम हो जाएगा, बैक पेन। 1-2 दिन पे बुला के केवल इतना भी करते रहेंगे तो भी उसका पेनिंग खत्म हो जाता है। अच्छा, एक सलाह दूं क्या, मैं थोड़ा बात काट रहा हूँ। हाँ। अगला जो बुधवार को होगा, हाँ। तो जितने लोग हैं 6 नीडल खरीद लें, हाँ। तो क्यों ना प्रैक्टिकल कर लिया जाए भाई। नहीं, अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो खरीदने की जरूरत नहीं, नीडल पर्याप्त है, मैं यहाँ पे लाऊंगा, आप देख लीजिएगा। पैसा देना पड़े ना, कोई जरूरत नहीं है, जाने दीजिए, हाँ? कोई बिल्कुल देना कोई पड़ेगा दिक्कत भाई। नहीं।
आप लोग नहीं भाई, उसको देख हर काम लीजिएगा। फ्री में ना चले ना। और बिना पैसा के बिना पैसा के कमेंट करे ना, तो मुझे जो मेरे समझ में आया कि मुझे लग रहा है कि शायद ठीक है सर, बेटर हो जाएगा। वो फिर देखेंगे बाद में उसका नीडल हम लाएंगे, सबको दिखा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू। अब आगे जो है हम लोगों ने देख लिया कि LU7 कहाँ प्रयोग करेंगे, UB40 कहाँ प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? टाड़ी में हम लोगों ने कितना सब रखा? डी तक आगे आई बचा है आई बचा है ना। जी। आई को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। इन्फ्लुएंशियल नहीं रुकल रहा मैं खुद देख के तक लिखल जात हुआ। बस वही लगाना जान जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लोगों को लगता है, पेशेंट को कभी इंजेक्शन नहीं लिया रहता तो वो भी लेता है, बोलता है सर इससे दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से ले लेते हैं सर। और जो सारे पॉइंट हैं वो तो और दर्द नहीं करते, लाइफ और थोड़ा सा पेनिंग करता है, लेकिन और पॉइंट और नहीं दर्द करेंगे, मालूम नहीं करेंगे। हाँ मामूल थोड़ा करता है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट क्या होता है सर? ये लेक्चर अपने को सुनना बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट आप 8 याद कर लोगे, लेकिन मकसद क्या है इसका, इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, लिखना बाद में करेंगे। हम इसको समझेंगे कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट क्या होते हैं। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट समझने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं कि जैसे एक देश को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री होता है और उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया होता है। किसी को खाद्य व्यवस्था दिया गया है, किसी को अच्छा है, हाँ मतलब शिक्षा व्यवस्था है। तो जिन जिन मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई, वो लोग अपना ही क्षेत्र का देखेंगे, वो अपना अपना क्षेत्र देखेंगे। देश का निर्माण हुआ, पूरे देश के लिए, अपने देश को चलाने के लिए अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, वैसे ही इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। अपने बॉडी में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? कोई ब्लड वेसल का क्षेत्र है, कोई हड्डी बोन का क्षेत्र है, कोई ब्लड वेसल, कोई टेंडन। तो ऐसे अलग अलग विभाग हैं। अब अलग अलग वो विभाग, मतलब विभाग जो है वो किस पॉइंट से संबोधित किए जाएंगे, कौन सा पॉइंट किस विभाग को देख रहा है, कौन सा पॉइंट किस विभाग को देख रहा है। अब वही चीज हम लोग देखेंगे। ये क्लियर हो गया ना? यस सर। अभी ध्यान से समझेंगे तो अपने को पूरा समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हैं। ये 8 मंत्री हैं। इन 8 मंत्रियों का क्या क्या क्षेत्र है मैं बताने जा रहा हूँ। पहला मंत्री है जिसका नाम है लीव 13। ये पहला मंत्री केवल समझने के लिए है, इसमें कोई मंत्री संतरी नहीं होता, केवल समझने के लिए। पहला मंत्री है जो इसको विभाग दिया गया है, उस विभाग को देखिए कि कौन सा विभाग इसको मिला है। इसको जो विभाग मिला है इसको बोलते हैं जांग आर्गन। जांग आर्गन, इसको जो विभाग मिला है उसको क्या बोलते हैं? जांग आर्गन। अब जांग आर्गन क्या है? व्हाट इज जांग आर्गन? जांग आर्गन वे आर्गन होते हैं जो
फोर्स रोज होते है। हैं और इन होते हैं। कैसे? तो जांग आर्गन में कौन कौन से हैं? लीवर, हार्ट, स्प्लीन और लंग, किडनी। किडनी। ये जांग आर्गन। जांग आर्गन समझ में आ गया ना? जांग आर्गन में लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग, किडनी। एक 5 उंगली से सब देखते जाइए कि इस पे एक सीरियल नंबर मिलता जाएगा। इसमें लीवर है, लीवर का नाम लीजिए, इसमें हार्ट है, इसमें स्प्लीन है, इसमें लंग है, इसमें किडनी है। आप सीरियल नंबर अपने आप दे लिए उंगली के जरिए, ठीक है? तो जांग आर्गन में कोई भी तकलीफ होता है, किसी भी आर्गन में, चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे लंग हो, चाहे किडनी हो, तो इनके संबंधित कोई प्रॉब्लम है जांग आर्गन संबंधित, तो हम लीव 13 पॉइंट का प्रयोग करते कर हैं। देंगे। ठीक, यस। एक विभाग हो गया। एक दूसरा विभाग है जो उसको बोलते हैं रेन ट्वेल या CV 12, रेन 12 या CV 12। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई किया रेन 12 का, अगर CV 12 दे दिया तो हम समझेंगे, तो ये तो मैंने देखा नहीं। तो आप जानते रहो कि रेन और CV एक ही है। रेन 12 बोले या CV 12 बोले, CV का मतलब कंसेप्शन वेसल्स CV मेरिडियन हो गया, रेन मेरिडियन वो एक ही है, ठीक है? तो ये रेन मेरिडियन किस विभाग को देखता है? ये मंत्री किस विभाग को देखता है? फू आर्गन। ये जो कंसम्पशन वेसल्स 12 है या रेन 12 है, ये फू आर्गन को देखता है। अब फू आर्गन किसको बोलते हैं? खाली। फू आर्गन में जो खाली होता है, हालो होता है, हल्का हालो, तो उसमें गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिन ब्लैडर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिन ब्लैडर, सब हो गया ना? यस। तो एक खोखले आर्गन जितने हैं, इनके में कोई तकलीफ आता है तो हम रेन 12 का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? ये मंत्री जो है फू आर्गन के लिए है, यानी खोखले आर्गन के लिए है, ठीक है? यस। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट, रेन 17। रेन 17 जो होता है, इसको ची विभाग दिया गया है। ची विभाग मतलब एनर्जी का एनर्जी। विभाग। एनर्जी का विभाग, पूरे बॉडी में जहां एनर्जी की जरूरत होगी तो हम इसका प्रयोग रेन रेन 17 से करें। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग में एनर्जी घटानी है, बढ़ानी है, हम रेन 17 से करेंगे, ठीक है? इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं UV 17। UV 17 को जो विभाग दिया गया है, उसका विभाग है ब्लड। उसका विभाग ब्लड है। तो इसको ब्लड संबंधित अपने शरीर में कोई भी तकलीफ होगा ब्लड रिलेटेड, तो हम इस पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद अगला जो है, ये चौथा हो गया ना? हाँ, पांचवा। अच्छा, पांचवा जो है, GB 39। GB 39
ब्रेक करो थोड़ा। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे। हम लोगों ने देखा यूबी 17 ब्लड के लिए है। किसी को ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड कम है, हेमोग्लोबिन कम वगैरह है, ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में है, तो हम इस पॉइंट का प्रयोग करेंगे यूबी 17। इसके बाद अगला पॉइंट जो है यूबी 11 है। यूबी 11 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने बॉडी के लिए। ये अपने बॉडी में जितने बोन्स हैं, बोन का कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने बॉडी में बोन का कोई भी प्रॉब्लम हो, हम इस पॉइंट का प्रयोग करते हैं यूबी 11 का। यूबी 11 यूबी का मतलब क्या होता है? यूरिन ब्लॉडर। और यूरिन ब्लॉडर या बीएल या ब्लॉडर। गाल ब्लाडर को हम ब्लाडर के नाम से केवल नहीं संबोधित करते, हम यूरिन ब्लॉडर को केवल ब्लॉडर के नाम से भी संबोधित करते हैं, बीएल या ब्लॉडर। अगर हम कहीं, अगर मान लिया जाए यहाँ पे यूबी लिखा है, तो कभी कभी यूबी न लिख के यहाँ पे अगर ऐसे आ गया है तो आप इसको यूबी ही समझो कि यूबी ही है। ब्लाडर का मतलब यूबी ब्लाडर या ब्लॉडर, यूरिन ब्लॉडर या ब्लॉडर, ठीक है? यूबी या ब्लॉडर एक ही है। ओके सर, क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है जीबी 39, समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। जीबी 39 जो है ये मैरो संबंधी, बॉडी में जो मैरो होता है, मैरो संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम जीबी 39 का प्रयोग करेंगे। ये मैरो क्षेत्र को देखता है कौन? जीबी 39। ये मंत्री का जो क्षेत्र है वो मैरो है। अगला जो मंत्री है वो जीबी 34 है। इनका मसल और टेंडन, इनका क्षेत्र जो है मसल और टेंडन है। मसल और टेंडन को देखने का काम इनका है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो जीबी 34 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है LU9, ए वेसल्स एंड पल्स। वेसल्स एंड पल्स संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लंग 9, LU9, ये जो 8वां पॉइंट है, 8वां मंत्री है LU9, हम इसका प्रयोग करेंगे। किस क्षेत्र के लिए? वेसल्स और पल्स के लिए। ठीक है सर, इन्फुंशियल पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। आज हम लोगों ने क्लॉक ऑर्गन देखा। क्लॉक ऑर्गन के बाद हम लोगों ने डिजिटल पॉइंट देखा। डिजिटल पॉइंट के बाद हम लोगों ने इन्फुंशियल पॉइंट देखा। और उसके पहले हम लोगों ने ट्रांक्विलाइजर का भी पॉइंट देखा, ताड़ी। जैसे अब हम लोग देखेंगे जैसे कोई बोल दिया कि लोअर पेन कर रहा है, लोअर पेन हो रहा है यानी बैक पेन। अगर हमको इसका ट्रीटमेंट करना है तो इसका हम प्रोटोकॉल क्या बनाएंगे? बोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, घुटने का प्रॉब्लम हो, यहाँ का प्रॉब्लम हो, बोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, बोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रोटोकॉल हम कैसे बनाएंगे? पहला पॉइंट ट्रांक्विलाइजर, पहले ट्रांक्विलाइजर पे लेंगे। इसका क्या पॉइंट है? DU20। दूसरा पॉइंट एनाल्जेसिक, LI4 और AST44। अच्छा, दोनों लेंगे सर? हाँ, AST44 ये लिए। इसके बाद अपना डिजिटल पॉइंट क्या है? डिजिटल पॉइंट LI4 तो हो ही गया। डिजिटल पॉइंट, अब ध्यान दीजिए। हाँ। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ? बैक पेन पूछ रहा हूँ। बैक पेन के लिए जो डिजिटल पॉइंट है, डिजिटल पॉइंट बैक पेन के लिए क्या मैंने बताया था? नीचे
डिजिटल पॉइंट देखो ना, उसमें लास्ट में क्या बताया हूँ, यूबी। कमर का प्रॉब्लम है तो हम यूबी 40 लेंगे डिजिटल पॉइंट, यूबी 40 यही बताए थे ना कि कमर का प्रॉब्लम। अगर चेस्ट का प्रॉब्लम होता सेम यही आता, वहाँ चेस्ट की जगह पे अपना जो है पीसी, यहाँ यूबी की जगह पीसी हो जाता है। प्रोटोकॉल देखिए ट्रीटमेंट का, अभी ध्यान दीजिए। अगला जो है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट अभी प्रॉब्लम क्या है, हड्डी का, बोन का, तो इसका क्या हो गया, यूबी 11। अब हमको जब बैक पेन का ट्रीटमेंट करना है तो हमको कितनी नीडल लगानी है, 1 2 3 4 5 नीडल लगाएंगे। कहाँ कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे DU20 है, LI4 जहाँ पे है, ST44 और UB40 और UB11। समझ में आ गया ना, ये अपना प्रोटोकॉल हो गया ट्रीटमेंट का। ये पूरा मतलब इससे जो है ठीक किया जाएगा, उस भाग को ठीक किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप एलोपैथ में किसी को फीवर आया या बॉडी पेन कर रहा है तो आप तुरंत उसको एनाल्जेसिक, केवल एनाल्जेसिक दे रहे हो तो केवल दर्द को दबाएगा, बीमारी को ठीक नहीं करेगा। तो उसमें हम एंटीबायोटिक टैबलेट ऐड करते हैं, तो उससे जो है अपना पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन होता है, वो पूरा ठीक होता है 5 दिन 6 दिन एंटीबायोटिक के साथ में। ऐसे ही जब हमें पूरा प्रोटोकॉल मिला देंगे तो बीमारी को समाप्त कर देगा। केवल आराम दिलाना है तो आप केवल डिजिटल पॉइंट देके भी आराम दिला सकते हो, एक पॉइंट से आराम दिला सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ठीक करने के हिसाब से कर रहे हैं तो ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, अब हर सही बीमारी समझ के में प्रोटोकॉल होते हैं। अब सही समझ में आया। अब ट्रीटमेंट करने का एक जरिया अपने को मिल गया कि कैसे प्रोटोकॉल होते हैं। सर समझ में आया ना? यस सर, यस सर। प्रोटोकॉल कैसे होता है, ठीक है ना सर? हाँ, टाडी याद रखिए, पूरा TADI टाडी ही अपना एक प्रोटोकॉल हो गया ट्रीटमेंट करने का, ठीक है? तो हम याद के लिए ताड़ी याद अगर भाई ताली वो वापस ये बैक पेन के लिए है, ये बैक पेन के लिए है। हाँ, बैक पेन के लिए। हाँ? जैसे कि निडलिंग किए, हाँ। तो उसमें खाली निडलिंग करना होता है मतलब देखिए, अभी समझ लीजिए, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे निडल नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पेट पे अगर हम डीप जो है निडल करेंगे तो ब्लडर पंचर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको केवल स्टिमुलेशन से काम करना, मतलब उसको प्रेस करके, एक्यूप्रेशर देके हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो पंचर नहीं ठीक है ना? करेंगे। अगर निडल भी डाल रहे हैं तो निडल कितना होना चाहिए जो अपने को नुकसान न करे। तो ये बहुत नॉलेज होने के बाद तब इसका इस्तेमाल करना है। अपने को जब नॉलेज पूरा नहीं है तो अपने को जहाँ जहाँ तकलीफ दिक्कत नहीं देने वाला है वहीं पे जो है बराबर। निडल हम लगाएंगे, फालतू रिस्क नहीं लेना है। और चेस्ट एरिया में तो कहीं भी निडलिंग नहीं करना है, क्योंकि चेस्ट में, लंग्स में अगर जरा सा भी होल हुआ पूरा पंचर, क्लॉप्स हो जाएगा, अपना लंग्स क्लॉप्स हो जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है निडल का। जैसे अभी LU1 है, LU1 लंग 1 हम लोगों ने पढ़ा। लंग 1 पे कफ कोल्ड का प्रॉब्लम है या कुछ जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, पेशेंट हांफते हुए आ रहा है या दम ले रहा है, तो हम यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करके ही ट्रीटमेंट कर देंगे, बराबर। उसको आराम मिल जाएगा, ठीक है? तो हम इसके बारे में देखेंगे कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, कहाँ पे नहीं है। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है हम वहाँ पे निडल नहीं करेंगे, जहाँ पे दिक्कत आने वाली बात है वहाँ पे हम निडल का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ पे निडल का प्रयोग करना है वहीं पे निडल का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर? इतना क्लियर हो गया? और थोड़ा सा हम केवल ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा शुरुआत करके बाद में फिर से हम इसको बताएंगे, दोबारा बताएंगे तब ध्यान में आएगा। इतना समझ में आ गया?